बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एरेज़ के बारे में है कि एरेज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और इनको यूज़ करने का हमें बेनिफिट क्या है और डिफरेंट टाइप के इनके बारे में हम देखेंगे। इनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है, इसके अंदर जो डाटा हो उसको एक्सेस कैसे किया जाता है, और अगर एरेज़ किसी फंक्शन को पास करनी हो वो कैसे करते हैं, किसी फंक्शन ने डाटा एज एरे रिटर्न करना हो तो वो कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरेज़ क्या हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्या पेश आई। तो एरेज़ क्या हैं कि एरेज़ इज़ डाटा स्ट्रक्चर की। एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है भाई? तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप पढ़ें तो ये बेसिकली आपका रिलेटेड डाटा जो है उसको मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का नाम है कि आप उसको मेमोरी में किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने से क्या मुराद? फ़र्ज़ किया आपने 10 लोगों की एज का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने 10 लोगों की एज का रिकॉर्ड रखना है, तो आप अगर वेरिएबल बना लें एज वन, इंटीजर टाइप का, इंट एज वन, एज टू, एज थ्री, अप टू करके आप एज 10 के 10 वेरिएबल बना लें, तो होगा क्या कि क्या पता एक एड्रेस होगा 001, उसके ऊपर आपका पहला वेरिएबल बन जाए एज वन, उसके बाद एज टू आपका क्या पता 100 पे जाके बन जाए। ठीक है, एज थ्री आपका क्या पता A01 पे जाके बन जाए। मतलब जैसे जैसे ये वेरिएबल एग्जीक्यूट होंगे रैंडमली, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के ऊपर ये स्टोर होते जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि ये सारा एज से रिलेटेड डाटा ही है, तो बजाय इसके जब आप जिस टाइम पे वापस इसको एक्सेस करेंगे तो आप पहले एक शुरू वाली लोकेशन पे एक डाटा आपको पड़ा हुआ है, एक में भी सेकंड नंबर पे जो डाटा है वो लास्ट वाली लोकेशन पे पड़ा है, कुछ है जो थर्ड नंबर पे है वो इन बिटवीन किसी लोकेशन पे पड़ा है। तो आपका डाटा स्कैटर हुआ हुआ पड़ा है। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं है कि आप जब इसे एक्सेस करेंगे तो आपको एक लिहाज से पूरी मेमोरी खंगालनी पड़ेगी कि भाई आपका डाटा किस लोकेशन के ऊपर सेव पड़ा हुआ है। तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि क्योंकि ये रिलेटेड डाटा है, सारी एजेस ही आपने स्टोर करनी है, सारा इंटीजर टाइप का ही है, मतलब 4 4 बाइट आपका हर एक वेरिएबल लेगा। तो आपने 10 वेरिएबल्स का डाटा स्टोर करना है, तो आप ऐसा कर लें कि 40 बाइट्स एक ही जगह पे रिजर्व कर दें। आप कह लें कि भाई इसका कोई नाम दे दें इन 40 बाइट्स को, और इसमें से हर 4 बाइट्स आपकी एक एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। तो आप देख लें कि यही जो डाटा आपका पहले स्कैटर हुआ हुआ था, ये अब आपका एक सीरीज़ में एक एक ही जगह पे आके इकट्ठा हो गया है डाटा, या एक ही सिक्वेंशियल लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अगर आपने पहला डाटा एक्सेस कर लिया तो 10वें डाटा को एक्सेस करने के लिए सिंपल उसमें +40 करेंगे तो आप 10वें डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। तो ये जो तरीका है कि आप डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और आपके पास डिफरेंट टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, उनमें एरेज हैं। एरेज के अंदर ये बिल्कुल ऐसे होता है कि आपका डाटा सारा सिक्वेंशली पड़ा हुआ होता है एक तरतीब के साथ। अच्छा, उसके अलावा एरेज लिस्ट हैं, उसमें यह है कि आपकी जिस तरह ये डाटा है, लेकिन इसमें से हर एक डाटा के पास दूसरे डाटा का एड्रेस होता है कि अगर आपने किसी एक को पकड़ लिया डाटा को, तो आप उसके थ्रू दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू तीसरे को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब आप उन एड्रेसेस पे चले जाते हैं, आपको हाँ सारे एड्रेसेस को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपके मैप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैश मैप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, हैशिंग कीज़ हैं, और भी बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप मेमोरी के अंदर डाटा अपना स्टोर करवा सकते हैं। तो एरे भी क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है, और इसका काम क्या है? मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करवाना, लेकिन एक ही जगह पे या सिक्वेंशली डाटा जो है ना, या सेम मेमोरी एरिया के अंदर जो है ना डाटा को वन आफ्टर वन या सीरीज़ के अंदर वो डाटा स्टोर करवाना है। इसको आप कहते हैं कि ये आपने क्या किया है, एरे, एरे बनाई है। तो एरे को बनाने का तरीकाकार क्या है? लैंग्वेज के अंदर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप ये जो हैं बड़ी ब्रैकेट्स हैं इनको यूज़ करते हैं। ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप कोई एरे बनाने जा रहे हैं। और इनसे पहले आप एरे का डाटा टाइप बताते हैं कि किस टाइप का डाटा आपने एरे में स्टोर करना है। फ़र्ज़ किया हमने इंटीजर टाइप की एरे बनानी है, और उसके बाद उस जो जो एरे आप बना रहे हैं उसका नाम आप लिखते हैं, कोई भी आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या किया है कि एक एरे डिक्लेयर कर दी है ABC।
लेकिन अब इसको आप यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम तक जब तक कि आप ये ना बता दें कि इसका साइज़ कितना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ ये लिख दिया है कि आप एक एरे बनाना चाह रहे हैं ABC, तो अभी तक मेमोरी के अंदर आपने कोई लोकेशन रिजर्व नहीं की, आपको ये नहीं पता कि इसका साइज़ कितना है, इसमें कितना डाटा आना है। अब अगर आप इसको इनिशलाइज करवाएंगे तो आप कैसे करवाएंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ डायरेक्टली इसको इनिशलाइज करवा लें, मतलब आप यहाँ पे लिखें ABC इज इक्वल टू न्यू इंट और यहाँ पे इसका साइज़ लिख देंगे लेट्स से कि 10, ठीक है। या फिर आपकी मर्जी है कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने पहले इसको डिक्लेयर किया ABC को और ABC इज इक्वल टू न्यू इंट 10, ये जिस तरह नॉर्मली आप किसी वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करें और फिर इनिशियलाइज करवा दें, इसी तरह आप एरेज को भी क्या करते हैं कि पहले डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करवा दें या फिर जिस टाइम पे डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे इनिशियलाइज कर दें। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने नोट किया है कि कीवर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, न्यू। तो आपको इस चीज़ का पता है कि न्यू का कीवर्ड ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट्स आपके हमेशा हीप मेमोरी के अंदर बनते हैं। तो अब क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना होगा, आपने कहा है इंटीजर टाइप के 10 एलिमेंट्स इसके अंदर हमने स्टोर करवाने, तो इंटीजर का साइज़ हो गया 4 और 10 एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 40 बाइट्स का साइज़। ये 40 बाइट के साइज़ का एक ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, कहाँ पे, हीप मेमोरी के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया और इसका साइज़ कितना हो गया आपके पास 40 बाइट्स का। और इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर 4 बाइट्स की डिफरेंट लोकेशन होंगी। फ़र्ज़ किया ये 4 बाइट्स हैं आपकी 0 नंबर पे, फिर 4 बाइट्स हैं आपकी 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब ये सिक्वेंशली होगा 4 पे, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरह 10, बल्कि 9 तक होगा क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया। तो 10 एलिमेंट्स पूरे करने के लिए 0 से लेके 9 तक ये आपकी सारी सीरीज़ के अंदर ये 4 बाइट्स एलोकेट हुए हुए होंगे और टोटल आपके 40 बाइट्स का ये एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन जाएगा, हीप मेमोरी के अंदर। और उसका ना एड्रेस जो भी होगा, फ़र्ज़ किया उसका एड्रेस है जी 0x00121110, ये उसका कोई एड्रेस है और ये एड्रेस आपने कहाँ पे स्टोर करवाया है, स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर आपने कहा है ABC और ABC जो वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या चीज़ स्टोर करवा दी है, ये जो आपका एड्रेस था ये आपने उठा के ABC के अंदर स्टोर करवा दी है। तो अब आप जब भी ABC को रेफ़र करेंगे तो इट्स मीन कि आप इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं जिसका ये वाला एड्रेस है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर 4 बाइट्स के 10 डाटा स्टोर हुए हुए हैं और ये क्या चीज़ है, आपकी एरे है और इसका नाम आपने ABC कर दिया। तो इस तरह से आपकी एरे जो है वो डिक्लेयर होती है और इनिशियलाइज होती है कि आप जब भी एरे किसी का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक्चुअली स्टैक के अंदर डिक्लेयर होता है और स्टैक के अंदर इसका साइज़ कितना होगा इस वेरिएबल का, जितना आपकी एड्रेस मेमोरी का साइज़ है। अगर 64 बिट की आपकी मेमोरी है तो ये 8 बाइट का होगा, अगर 32 बिट का सिस्टम है तो ये 4 बाइट का होगा, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम क्या है। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। किसका एड्रेस स्टोर होगा, हीप मेमोरी में जिस एरिया पे जाके ये ऑब्जेक्ट आपका बना है उस एरिया का एड्रेस जो है, स्टार्टिंग एड्रेस, वो स्टोर हुआ होगा। और अब आपने जब भी ABC रेफ़र करेंगे तो आप क्या रेफ़र कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उस मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहे होते हैं जिसके अंदर ये आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये तो तरीका हो गया, आपने किसी भी एरे को बनाना है और उसको डिक्लेयर करना है। अब आपने ये जो बना दी है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा आप स्टोर करवा सकते हैं और ये जो डाटा आप स्टोर करवाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, अभी तक आपने किसी को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इनमें सब के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ होगा, 0, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये आपका सबके अंदर 0 स्टोर हुआ हुआ होगा जितने भी आपकी मेमोरी लोकेशन हैं। तो आपने क्या चीज़ अभी तक देखी कि भाई एरे को डिक्लेयर करने का जावा के अंदर सिंटैक्स क्या है, एरे को डिक्लेयर करने का आप क्या लिखते हैं हमेशा, जिस टाइप की आप एरे रेफरेंस टाइप की भी बना सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप की भी बना सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तरीका सेम है इनको बनाने का। जिस टाइम पे आप प्रिमिटिव डाटा टाइप की एरे बनाते हैं तो आप डाटा टाइप का नाम लिखते हैं, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, एरे का जो भी आपने नाम लिखना है। फिर उसके बाद आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर डाटा टाइप का नाम लिखते हैं और उसके बाद साइज़ बताते हैं
कि कितने साइज़ की आपने एरे बनानी है, क्योंकि जब आप साइज़ बताएंगे तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो एग्जैक्टली उसी साइज़ की एरेज का ऑब्जेक्ट बनेगा। फर्ज किया आपने 10 कह दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एरे आपने जिसको ए से रेफर किया है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें इंटीजर टाइप की 10 वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं। अच्छा, इस सेम इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका ये है कि आप पहले इंटीजर लिखें और ये जो आपने नाम लिखा है नाम के साथ आप एरे का सिंबल लगा दें, ये ब्रैकेट्स वाला सिंबल लगा दें। तो आप इस तरीके से भी अगर एरे बनाएंगे तो भी जावा के अंदर आपको अलाउ है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि आप इसी तरह डाटा टाइप लिखें, इंट, पहले ब्रैकेट्स लिखें, फिर जो एरे का नाम है वो लिखें और उसके बाद न्यू इंट, उसकी आप उसका साइज़ बता दें। तो ये 3 तरीके हैं, मतलब आपको ने इसमें परेशान नहीं होना कि अगर ब्रैकेट्स इंटीजर के साथ लगी हुई हैं तो शायद ये कोई और चीज़ है, या नाम के साथ लगी हुई हैं। ये तीनों तरीके एरे को डिक्लेयर करने के और इसको इनिशियलाइज करवाने के, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर कई दफ़ा आप देखेंगे कि आपके सामने एरेज आई हुई होंगी जिनको आप डिफ़ॉल्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जगह पे आप डायरेक्टली जो है ना वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। तो वो आप कैसे काम कर रहे होते हैं कि आप लिखते हैं इंट बी इज इक्वल टू, फ़र्ज़ किया कि ये वाला जो हमारी एरे थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी एक एरे बन गई है आपकी जिसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हर एक ऑब्जेक्ट की आपने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कोई ना कोई सेट करवा दी है। और इसमें क्या है कि ये भी आपकी एक एरे बन गई है जिसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हर एक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। जबकि इस केस में क्या है, हर एक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू है जो आपने सेट की हुई है। जिस तरह 1 2 3 मैंने लिख दी है, ABC इंटीजर टाइप है तो आपने कोई इंटीजर यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर्स लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 18 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, यहाँ पे 16 कर दें, यहाँ पे 24 कर दें, ये सारे इंटीजर्स ही हैं। तो इसे आप कहते हैं कि ये आपने एरे डिक्लेयर करके वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर दी है। और ये आप क्या है कि आपने एरे डिक्लेयर की है और इसको एरे का ऑब्जेक्ट बना के इनिशियलाइज करवा दी है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब जिस टाइम पे भी आप कोई एरे बनाते हैं तो इसका डाटा इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ इसका ये सारा डाटा सेव होता है, मतलब मेमोरी के अंदर आपकी 10 लोकेशंस बन जाएंगी। एक हो जाएगी ये, जिस तरह हमने अगर ये वाली एरे बनाई है इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट 5 बना लेते हैं हम 5 लोकेशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहली लोकेशन हो जाएगी A0 A1, दूसरी लोकेशन हो जाएगी A2, तीसरी लोकेशन हो जाएगी A3, चौथी लोकेशन हो जाएगी और A4 पांचवी लोकेशन हो जाएगी। तो ये आपकी एरे बन गई है जिसे आपने कहा था कि ये आपकी एरे ए है और ये आपके एलिमेंट्स हैं कि A0 के ऊपर आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट है, A1 के ऊपर भी 0 सेट है, A2 के ऊपर भी 0 सेट है, A3 पे भी 0 है, A4 के ऊपर भी 0 है। इनके अलावा इसके अंदर एक और फील्ड भी बनता है जिसको आप कहते हैं लेंथ। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें ये सारा डाटा तो सेव होगा जिस टाइप की आपने एरे बनाई है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आपने डाली हैं। उसके अलावा एक और फील्ड होगा लेंथ, और ये पब्लिक फील्ड होता है। और इसके अंदर ये जितने भी इसके अंदर आपका डाटा है उनका टोटल साइज आ जाएगा कितना, 5, यानी 1 2 3 4 और 5 एरेज हैं। एरेज के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर 5 जो है ना आपका स्टोर हुआ हुआ होगा। तो अब अगर आपको पता है कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ए डॉट लेंथ जब भी प्रिंट करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आ जाएगा, 5 लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखते हैं, ए ऑफ 2। तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, ए ऑफ 2, इस एलिमेंट में जो कुछ भी स्टोर था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह ए ऑफ 4 आप करेंगे तो आपको फोर्थ एलिमेंट के ऊपर जो कुछ भी स्टोर था यहाँ पे वो आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ए ऑफ 5 करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको एरर मिल जाएगा कि भाई आपके एरे के अंदर तो टोटल 4 मतलब 0 से लेके 4 तक आप जा सकते हैं, या टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और आप ए ऑफ 5 यानी 6 एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन
और एक्सेप्शन कौन सी होगी, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कि ये आपको एक्सेप्शन मिल जानी है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा कि आप वो एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको अलाउ नहीं है एक्सेस करना। ठीक है, और ये क्यों अलाउ नहीं है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि आपकी एरे का साइज़ कितना है, 5 है। तो जब भी आप 5 रखते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपकी एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जो आपने साइज़ रखे है लेस देन 1 तक जाती है। मतलब ये साइज़ 5 था तो आपकी एरे मैक्सिमम 4 तक जाएगी, मतलब 5 में से लेस देन 1 करेंगे तो 4, यानी 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगी, तो टोटल आपके एलिमेंट्स इसमें 5 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो आप जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं या इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इनको आप क्या कहते होते हैं, इंडेक्सेस। ठीक है, मतलब ये इंडेक्सेस हैं और ये आपका सबस्क्रिप्ट है। आप हमेशा एरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद इंडेक्स बताते हैं कि भाई कौन से इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जो भी इंडेक्स बताएंगे वो आपको बता देगा। और ये इंडेक्स आपके मस्ट भी इंटीजर होने चाहिए, इंडेक्स आपके मस्ट भी इंटीजर होंगे। अगर ये मतलब पॉइंट्स वगैरह में आप लिखना चाह रहे हैं 3.5 लिखेंगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको एरर आ जाएगा कि भाई आप गलत चीज़ जो है ना एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इंडेक्स ऑलवेज इंटीजर होने चाहिए। अब आपको ये भी पता है प्रोमोशंस के रूल्स थे डिफरेंट, के आपका बाइट 4 में कन्वर्ट हो सकता है और 4 आपका प्रोमोट होके इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, या बाइट इसी तरह बाइट आपका शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है और शॉर्ट आपका प्रोमोट होके इंटीजर में हो सकता है और इंटीजर प्रोमोट होके लॉन्ग में हो सकता है। तो आप यहाँ पे इसके इंडेक्स के तौर पे कोई इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट बेल को भी यूज़ कर सकते हैं और बाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। बाइट को यूज़ करेंगे तो आप 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर एक्सेस कर सकते हैं। शॉर्ट को यूज़ करेंगे तो ये चूँकि 16 बिट्स का हो जाता है आपका, तो 0 से लेके 65 समथिंग जो है ना इतने नंबर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंटीजर को लिखेंगे तो 0 से लेके और इसकी जितनी भी रेंज है इंटीजर की 2 32 करेंगे तो उतने एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स इंटीजर ही होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 4.5 लिख दें तो भी गलत है। तो ये एरे के बारे में कुछ चीज़ें थी कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। एरे को डिक्लेयर करने के ये सारे तरीके, क्या आप एरे के लिए डिक्लेयर करने के लिए आप डाटा टाइप लिखते हैं, जिस टाइप का भी एरे आपने बनानी है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद एरे का नाम होता है, फिर इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि एरे आपकी रेफरेंस टाइप्स की हैं इसलिए आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर आप डाटा टाइप बताते हैं और उसके बाद उसका साइज़ बता देते हैं। आप ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आप डाटा टाइप के साथ शुरू में भी लिख सकते हैं, नाम के आगे भी लिख सकते हैं, नाम से पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आप किसी भी एरे को डायरेक्ट वैल्यूज़ या डाटा दे के भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं ये करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो इस तरह से भी आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब भी एरे का आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर एक फील्ड आपकी लेंथ के नाम से भी होती है, ये भी आपको मैंने बताया अभी कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा एरे का तो उसके अंदर एक फील्ड लेंथ के नाम से होती है जिसके अंदर ये चीज़ स्टोर होती है कि कितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर होंगे। और इस लेंथ वाली फील्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं एरे के नाम के साथ। ए डॉट लेंथ लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेंथ वाली फील्ड में कितने एलिमेंट्स हैं। और उसके अलावा एरेज के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एरे के अंदर देखें मुख्तलिफ टाइप का डाटा पड़ा हुआ होगा, यहाँ पे मतलब आप कोई एजेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं कोई इस तरह से। तो आप इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, आप सर्चिंग कर सकते हैं। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है तो उनके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कौन से हैं। एक सर्चिंग क्या है कि आपने अगर सर्च करना है कि एक बड़ी एरे है आपके पास जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे। उसके अलावा सॉर्टिंग होती है कि आपके पास जितना भी डाटा इसमें स्टोर है आप इसको किसी तरतीब से सॉर्ट करें। फिर उसके अलावा इंसर्शन होती है कि कोई नई वैल्यू आपने डालनी है वो आप कैसे डालेंगे। फिर डिलीशन होती है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डाटा आपने डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं जो तकरीबन हर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो इनको हम बाद में देखते हैं कि भाई एरे के ऊपर सर्चिंग सॉर्टिंग ये सारी कुछ कैसे कर सकते हैं। वैसे हिंट के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जावा के अंदर आपके पास एक स्टैटिक क्लास मौजूद है जिसको ना कहते हैं एरे।
एरेज की एक क्लास ऑलरेडी मौजूद है, इसके अंदर आपके पास ये सर्चिंग सॉर्टिंग के सारे फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनको आप यूज़ करके किसी भी एरे के ऊपर इसको ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये यूज़ कैसे होती है, जिस तरह मैथ क्लास है आपके पास, आप मैथ डॉट सम करके इसको तो कोई भी दो वैल्यूज़ देते हैं तो ये इन दोनों का सम आपको बता देती है। सेम इसी तरह आप एरेज डॉट सर्च करके, बाइनरी सर्च होती है, लीनियर सर्च होती है, आप इसको कोई भी वैल्यू देंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई इस एरे के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। फिर इसी तरह आप एरे डॉट सॉर्ट डिसेंडिंग या सॉर्ट असेंडिंग करके आप एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ये मतलब जो एरेज वाली क्लास है इसके अंदर बिल्ट इन काफ़ी सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करके आप ये सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो होगी प्रिमिटिव टाइप की एरेज बनाना। अब अगर रेफरेंस टाइप की एरेज आपने बनानी हो तो वो कैसे बनेंगी। रेफरेंस टाइप्स की एरे का काम क्या है कि जो रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं रिलेटेड उनके डाटा को स्टोर करना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह 40 स्टूडेंट हैं जी, फ़र्ज़ किया आपकी क्लास के अंदर, और आप इन 40 स्टूडेंट्स का डाटा मेमोरी में एक ही जगह पे रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट टाइप की एरे बनाएंगे। तो स्टूडेंट की क्लास होनी चाहिए आपके पास, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट एरे का आप सैम्बल डालेंगे, उसके बाद बी डबल ई लिख दें जो आपकी क्लास का नाम है, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका साइज़ बताना है। लेट से हम कह देते हैं 3, कि हम 3 स्टूडेंट्स का डाटा इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। अब जिस टाइम पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आप इस स्टेटमेंट को पहले तो जिस तरह प्रिमिटिव टाइप की एरेज होती हैं उस तरह इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट बी डबल ई इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और आप इस सेम स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट बी डबल ई इज इक्वल टू, इस तरह से। और आप इसको इनिशलाइज भी करवा सकते हैं कि आप लिखें डायरेक्टली स्टूडेंट बी डबल ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बना दें। आप लिखें न्यू स्टूडेंट, पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिर कॉमा डालें, फिर लिखें न्यू स्टूडेंट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, और अप टू सो ऑन जितने भी आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। अगर 2 बनाएंगे तो इसका साइज़ कितना है, 2। अब इस केस में मेमोरी के अंदर ये किस तरह से एरे बनेगी और होगा क्या कि आपकी हीप मेमोरी, ये आपकी हीप मेमोरी है। लेट से एक स्टूडेंट की का एक ऑब्जेक्ट आपके 10 बाइट्स ले रहा है, मतलब उसके अंदर आपने कोई नाम या रोल नंबर, एक दो चीज़ें सेव करवाई हुई हैं। तो उसके अंदर आपके क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट का, आपने उसका नाम लिख दिया बी डबल ई 0। एक ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा स्टूडेंट का बी डबल ई 1 पे, एक ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा स्टूडेंट का बी डबल ई 2 के ऊपर। और इन तीनों का, ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स होंगे ये इकट्ठे एक ही जगह के ऊपर बन जाएंगे। और इस पूरी एरे को आपने क्या कहा था, ये क्या चीज़ है, बी डबल ई है। और ये बी डबल ई आपका स्टैक के अंदर था, और इसके अंदर एक्चुअल में क्या स्टोर होगा, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुए हैं उनमें से पहली मेमोरी लोकेशन जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसका वो एड्रेस आपको बी डबल ई के अंदर स्टैक मेमोरी में स्टोर हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप रेफरेंस टाइप की एरेज जो है ना वो बना सकते हैं। फिर अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप बी डबल ई 1 लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। और सेम इस तरह बी डबल ई 2 लिखेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। बी डबल ई 0 लिखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। और सेम इसी तरह अगर आप लिखते हैं बी डबल ई डॉट लेंथ, अगर आप लिखते हैं बी डबल ई डॉट लेंथ तो आपको आउटपुट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर आप बी डबल ई 4 एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर मिल जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह आप बी डबल ई 2.5 करना चाह रहे हैं तो आपको एरर मिल जाएगा कि भाई आप सिर्फ कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ही यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटीजर के अलावा आप फ्लोटिंग या लॉन्ग या कोई और वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो ये सारी चीज़ें जो एक एरे से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। और फिर जिस टाइम पे आप चाह रहे हैं कि इस डाटा को आप सॉर्ट करें तो आप क्या लिखेंगे, आप एरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट
सॉर्ट का उसमें फंक्शन होगा और उसको आप एरे पास कर देंगे कौन सी BEE कि इसको आपने सॉर्ट करना है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड्स आपने डिफरेंट इसमें सेट किए हुए होंगे सॉर्टिंग के लिए, तो उन फील्ड्स की बेस पे इनको सॉर्ट कर देगा कि पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा फिर ये या पहले ये आएगा फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो ये सॉर्टिंग हो जाएगी। इसी तरह आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो आपको एरे क्लास प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि ये एरे से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरेस के अंदर डाटा स्टोर कैसे करते हैं। हाँ, ये चीज़ हमने अभी तक नहीं की कि एरे के अंदर डाटा स्टोर कैसे करते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। फ़र्ज़ किया आपने एक इंटीजर टाइप की एरे बना ली है, इंटीजर ए इज़ इक्वल टू न्यू इंट 3। अब आप इसमें डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, ए ऑफ 0 इज़ इक्वल टू कोई भी पहला इंटीजर आप स्टोर कर दें 145, ए ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 246, ए ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 357। ये फ़र्ज़ किया आपने डाटा स्टोर कर दिया है। तो आपने किया क्या है, डाटा स्टोर करने के लिए एरे का नाम यूज़ किया है और फिर इंडेक्सेस बताएंगे। 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू स्टोर करवाइए, 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू स्टोर करवाई है, 2 इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू स्टोर करवाई है। क्योंकि एरे का साइज़ ही 3 था तो इस वजह से आप ए ऑफ 2 तक मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हैं। और अगर आप ए ऑफ 3 करने की कोशिश करेंगे, ए ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 567, तो आपको एरर मिल जाएगा कि भाई आपकी एरे का मैक्सिमम साइज़ 3 है और आप जो है ना चौथे एलिमेंट के अंदर कोई डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और आप ये काम नहीं कर सकते। अब अगर आप स्क्रीन पे इसके देखना चाह रहे हैं साइज़ कितना है तो आप क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिख देंगे ए डॉट लेंथ। तो आपको आउटपुट के ऊपर 3 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि भाई इसका साइज़ कितना है, 3। अब आप देखना चाह रहे हैं कि भाई ए ऑफ 1 या दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट मैंने स्टोर किया था वो क्या है, तो आप अगेन फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आप लिखेंगे ए ऑफ 1। तो जो भी ए ऑफ 1 पे स्टोर होगा वो आपको आउटपुट पे नज़र आ जाएगा। तो ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट पे आपको 246 लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप ए ऑफ 2 लिख देंगे यहाँ पे तो आपको 357 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप ए ऑफ 3 लिख देंगे या ए ऑफ 4 लिख देंगे तो आपको एरर मिल जाएगा कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि आपकी एरे के अंदर मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स हैं और आप इंडेक्स नंबर 3 या चौथे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप किसी भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ये डाटा हमने 1 बाई 1 एलिमेंट्स को एक्सेस करके तो स्टोर करवाया है और 1 बाई 1 हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हमारा डाटा ज़्यादा है तो ये 1 बाई 1 इन चीज़ों को लिखना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर लूप जो है ना वो यूज़ करते हैं कि हम फॉर लूप चलाते हैं और फॉर लूप के थ्रू इसमें डाटा स्टोर करते हैं। तो वो कैसे आप करते हैं, फ़र्ज़ किया कि आपकी ये एरे थी इंट ए इज़ इक्वल टू न्यू इंट 10, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये जितना भी इंटीजर्स हैं आप उनमें डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन ए डॉट लेंथ, ठीक है। तो ए डॉट लेंथ के अंदर ऑलरेडी 10 स्टोर है। तो अब उसे पता है कि ए डॉट लेंथ का क्या मतलब है कि जो इसका अंदर डाटा है इस एरे का साइज़ है उतना, और आई प्लस प्लस। और यहाँ इसके अंदर आप बेशक यूज़र से पूछ लें जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर एज, कि आप यूज़र से कोई एज इंटर करवाना चाह रहे हैं। और सपोज़ कर लें आपने स्कैनर को यूज़ करके ऑलरेडी कोई इनपुट लेने के लिए यूज़र से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आपने डाटा कहाँ पे स्टोर करवाना है, इस एरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर। तो आप लिखेंगे ए ऑफ आई इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। किस टाइप का डाटा स्टोर करवाना है हमने इस एरे में, इंटीजर टाइप का। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट इंट। अब जिस टाइम पे ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो पहली दफ़ा आपको यूज़र से पूछेगा कि हाँ जी एंटर यूर एज, और साथ ही आपको कह देगा कि नेक्स्ट इंटीजर एंटर करें।
तो फ़र्ज़ किया यूज़र ने एंटर कर दिया 3। तो अब आपका क्या होगा, जो हीप मेमोरी के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर 10 लोकेशंस बनी हुई थी, 0 1 2 3 4 और इसी तरह आपकी 9 नंबर वाली लोकेशन थी। अब यूज़र ने एंटर किया 3, आई की वैल्यू शुरू में क्या थी 0, तो ए ऑफ 0 के ऊपर क्या स्टोर हो जाएगा 3, तो ये जो 0 वाला एलिमेंट था इसमें 3 की बाइनरी जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा आई प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू हो गई है 1। अब ए ऑफ 1 के ऊपर आपने यूज़र से कहा कि दोबारा यूज़र से पूछा एज एंटर करें, यूज़र ने एज कर दी जी 4, तो अब ए ऑफ 1 के ऊपर 1 वाली बाइनरी जो है वो स्टोर हो जाएगी। अब इसी तरह आई प्लस प्लस हो जाएगा, ए ऑफ 2 के ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने फ़र्ज़ किया 5 स्टोर करवा दिया, फिर इसी तरह आपने 6 स्टोर करवा दिया, 7 स्टोर करवा दिया, 8 स्टोर करवा दिया। मतलब इस तरह आपने जो कुछ भी इस पर स्टोर करवाना है वो आप स्टोर करवाते जाएंगे। और जब लास्ट आएगा, क्योंकि आपने लेस दैन 10 लिखा हुआ है या ए डॉट लेंथ लिखा हुआ है, तो अब आपका जब लास्ट इंडेक्स आएगा ए ऑफ 9, तो वो आपने डाटा इसमें जब एंटर करेंगे तो उसके बाद ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा और ये जितना भी डाटा था हीप के अंदर इस ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा, जो भी वैल्यूज़ यूज़र एंटर करता रहे उसके साथ। अब अगर वापस आपने ये डाटा देखना है, किसी और जगह पे ये एरे आपने पास किया और आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या स्टोर है वो आप देखना चाह रहे हैं, तो वो अगेन आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो वो आप क्या लिखेंगे इसी तरह से, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आप लिख देंगे ए ऑफ आई, कि ए ऑफ आई के हर एलिमेंट का डाटा जो है ना स्क्रीन पे प्रिंट करवाता रहे। शुरू में क्या है ए ऑफ 0 होगा, तो ए ऑफ 0 के ऊपर जो कुछ स्टोर था वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, फिर ए ऑफ 1 हो जाएगा, ए ऑफ 1 पे जो कुछ स्टोर था वो आ जाएगा, ए ऑफ 2 पे जो कुछ स्टोर था वो आ जाएगा, ए ऑफ 3 पे जो कुछ स्टोर था वो हो जाएगा, और इसी तरह करते ए ऑफ 9 पे जो कुछ भी स्टोर था वो आपके पास आ जाएगा। तो आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह से डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। तो ये था, आप इसको फॉर लूप यूज़ करके ये सारी चीज़ प्रिंट करवा स्क्रीन पे देख सकते थे। सेम इसी तरह यही वाला पर्पज़ अचीव करने के लिए जावा के अंदर आपके पास एक और फॉर लूप भी यूज़ होता है जिसको आप कहते हैं एनहांस्ड फॉर लूप। एनहांस्ड फॉर लूप, ये लूप जो एनहांस्ड फॉर लूप है इसका काम क्या है कि किसी भी एरे या किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी उसमें सेव है उसको स्क्रीन पे आउटपुट करवा दे। ये और किसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता, सिर्फ स्क्रीन पे किसी भी एरे को आउटपुट करवाने के लिए ही यूज़ हो सकता है। तो अगर इस एरे का डाटा आपने स्क्रीन पे आउटपुट करवाना है एनहांस्ड फॉर लूप के थ्रू, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए आप लिखते हैं फॉर, जिस टाइप का डाटा इसके अंदर अवेलेबल है, तो इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है, आप उस डाटा को नाम लिख देते हैं कि ये इंटीजर टाइप का जो भी डाटा अवेलेबल है जे लिख दें, किसके अंदर एरे का नाम लिख दें, एरे के अंदर जो भी इंटीजर टाइप का डाटा अवेलेबल है इसको आप क्या करें स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जे। तो ये लूप क्या करेगा, ए वाली एरे के अंदर 1 बाई 1 उसको ट्रैवर्स करता रहेगा, उसके अंदर जो भी डाटा इंटीजर टाइप का है वो निकालेगा और आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। यानी इस एरे के अंदर हमारे पास क्या सेव था, 0 नंबर लोकेशन से लेके 9 नंबर लोकेशन तक 3 4 5 6 7 8 इस तरह ये सारा डाटा इसमें सेव था। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये देखेगा इंटीजर टाइप का डाटा पहली लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो ओके है जी, तो ये क्या करेगा इस डाटा को उठाएगा, जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, जे स्क्रीन पे आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको 3 नज़र आ जाएगा। फिर इसी तरह आप जे जे की वैल्यू वो दोबारा इसमें से नेक्स्ट खुद ही अल्टरेट कर देगा, मतलब नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, तो वो 4 है तो वो 4 आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। फिर इसी तरह ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेगा, 5 प्रिंट करवा देगा। जब लास्ट वैल्यू सिलेक्ट होगी, आई थिंक वो 12 बनती है, जब लास्ट वैल्यू सिलेक्ट होगी तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आपको ना तो इसे इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत थी, ना आपको इसको टर्मिनेट करवाने की ज़रूरत थी, बस ये 1 बाई 1 करके इस एरे को ट्रैवर्स करेगा और उसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा जो आपने कहा है इसको कि इंटीजर टाइप का जो भी डाटा है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। तो ये इस तरह से इन्हांस्ड फॉर लूप चलता है। तो ये इजी होता है ज़रा यूज़ करना इसको दूसरे फॉर लूप की निस्बत कि आपको उसमें इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है, आपको उसमें
फाइनल कंडीशन भी लगानी पड़ती है कि फाइनल कंडीशन आपकी क्या है, और उसके बाद उसको प्लस प्लस भी करवाना है, मतलब अपडेट भी करवाना है लूप को। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और फाइनल कंडीशन ये सारी की सारी खुद ही जो है ना एग्जीक्यूट हो रही होती है। आपने जस्ट ये बताना है कि किस टाइप का डाटा कौन सी एरे के अंदर से आप निकाल रहे हैं या कौन से डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से, और उसको कोई नाम दे देना है। तो अभी आपने क्या कहा कि इंटीजर टाइप का डाटा ए एरे में से निकालो और उसका नाम आपने जे रखा और उस जे को आपने प्रिंट कर दिया, तो ये एक टेम्प्रेरी वेरिएबल जे है। ये इसके अंदर से पहला डाटा आएगा, जे को असाइन होगा, जे प्रिंट कर देगा। फिर दूसरा डाटा आएगा, जे को असाइन होगा, जे प्रिंट करवा लिया आपने। फिर तीसरा डाटा आएगा, इसमें से जे को असाइन होगा, तीसरा भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये आपका सारा डाटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एरे किसी फंक्शन को कैसे पास करते हैं, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, और किसी फंक्शन से एरेज को रिटर्न कैसे करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी एरे की, और वो क्या क्या थी कि एरे होती क्या है। आपको इसका पता चल गया कि एरे की डेफिनेशन क्या है, कि एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आप कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। और किस टाइप की एरेज बन सकती हैं, प्रिमिटिव भी बन सकती हैं, रेफरेंस भी बन सकती हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ प्रिमिटिव बनाएंगे या रेफरेंस बनाएंगे। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप डाटा टाइप का नाम लिखते हैं, वो आपकी प्रिमिटिव होगी तो प्रिमिटिव डाटा टाइप का नाम लिखेंगे, रेफरेंस होगी तो रेफरेंस डाटा टाइप का नाम लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप ब्रैकेट्स के सिंबल डालते हैं, उसके बाद आप एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर आप सेम जिस डाटा टाइप की एरे बना रहे हैं उसी टाइप की का नाम लिखते हैं। फिर आप इसको साइज़ बता देते हैं कि कितने साइज़ की एरे बनानी है। ये आपका हमेशा फिक्स साइज़ की एरेज ही बनती हैं और इसका साइज़ आपको पहले बताना पड़ता है, और यहाँ पे भी आपने बता दिया। फिर आप सेमीकोलन लगा के इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये किसी भी एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है। प्रिमिटिव टाइप के लिए ये है और रेफरेंस के लिए ये है। अब जिस टाइप की एरे आप डिक्लेयर कर देंगे उसके अंदर उसी टाइप का डाटा ही आप स्टोर करवा सकते हैं। तो डाटा स्टोर करवाने के लिए आप क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं और उसके आगे आप उसका इंडेक्स यूज़ करते हैं 0। यहाँ पे भी आप करेंगे CEF 0। अब प्रिमिटिव टाइप है तो आप उसको डायरेक्टली असाइन कर दें। फर्ज किया आपने 56 यहाँ पे स्टोर कर दिया, लेकिन रेफरेंस टाइप है तो आपको ऑब्जेक्ट बना के इसमें से डालना पड़ेगा। आप लिखेंगे न्यू स्टूडेंट, तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इस लोकेशन पे स्टोर हो गया। इसी तरह आप 1 करके दूसरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे, इसके 1 के ऊपर अगेन एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो आप स्टोर करेंगे। ये इन दोनों को प्रिमिटिव और रेफरेंस में फ़र्क है। फिर आपको मैंने ये बताया कि एक लेंथ वाला फील्ड होता है, जो भी एरे बनती है उसके अंदर एक पब्लिक फील्ड लेंथ का होता है, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको डायरेक्टली ABC डॉट लेंथ करेंगे तो ये ABC वाली एरे के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पता चल जाएगी। इस केस में 5 है। CEF डॉट लेंथ करेंगे तो ये CEF एरे जो थी इसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए होंगे ये आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रिंट करवा देगा अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बताई कि एरे को ट्रैवर्स करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं या इनहांस्ड फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो लूप्स हैं जिनको यूज़ करके आप एरे को एक्सेस करते हैं। फॉर लूप के थ्रू आप एरे को डाटा इनिशियलाइज असाइन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। एनहांस फॉर लूप के थ्रू आप सिर्फ देख सकते हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। मतलब एनहांस फॉर को यूज़ करके आप जस्ट एरे के अंदर जो कुछ स्टोर है वो आप आउटपुट पे स्क्रीन पे देख सकते हैं या आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको आप दोबारा किसी खास एरे के किसी इंडेक्स के ऊपर किसी डाटा को स्टोर करना चाहते हो तो फॉर लूप ही यूज़ करेंगे। एनहांस फॉर वहाँ पे आपका यूज़ नहीं होगा। तो आई होप कि ये एरे से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जब हम इसकी लैब करेंगे तो उसके अंदर हम प्रैक्टिकली इस सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके तो देखेंगे। थैंक यू।